नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लेखक यशपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे उनकी कहानी पर्दा। इस कहानी को आपको पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यह है कि जब हमने स्वतंत्रता उत्तर कहानियों का जो स्वतंत्रता के बाद जो कहानी आंदोलन चले, विभिन्न कहानी की संबंधित छोटे छोटे समय के लिए धाराएं चली, वाद विवाद चले, उनके अंतर्गत नई कहानी में हमने यशपाल की जो कहानी है पर्दा, उसके विषय में बार बार पढ़ा। एक महत्वपूर्ण कहानी है ये, स्वतंत्रता के बाद जो कहानियां रची गई उनमें, तो इसके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत लंबे काफ़ी दिन हो गए लगातार हमने हिंदी साहित्य की कक्षाएं की, उसके बाद कहानी की जो धाराएं हैं स्वतंत्रता प्राप्ति की वो सभी पढ़ी, उसके बाद मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ी जिनको कि अधिकतर कठिन ही समझा जाता है, लेकिन सरल से सरल शब्दों में आपके समक्ष मैंने उन्हें मूल भाव के साथ प्रस्तुत किया ताकि आपको वो अच्छे से समझ आए। और परीक्षा में जिस तरीके से अभी पैटर्न बदला है कि प्रश्न पंक्तियां तो पूछी ही जाती हैं कविता से, लेकिन उसके भावार्थ भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पिछली जो नेट का पेपर हुआ था उसमें गीत फरोज से पूछा गया था और 4 ऑप्शन देके पूछा गया था कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है, इसलिए पूरी कविता को भावार्थ के साथ पढ़ना भी आवश्यक है। वो भी तो लगातार मेहनत करते करते आज मैंने सोचा कि आपके समक्ष एक अच्छी सी सुंदर सी जो रचना है यशपाल की कहानी पर्दा, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूं ताकि थोड़ा सा आपका माइंड भी रिलैक्स हो। उसके बाद हम अपनी नई कक्षाओं को प्रारंभ करेंगे, नया कोई टॉपिक। कक्षाएं तो निरंतर चल रही हैं, पर नए से मेरा आशय है कोई नया टॉपिक हम अपना शुरू करेंगे आगे। अब बात करते हैं पर्दा कहानी की जो उपयोगिता है, क्या इसकी उपयोगिता है और इससे हमें अपने जीवन में क्या सीख लेनी चाहिए। मैं क्यों आपको कहानी पढ़ा रही हूँ, इसको वीडियो के अंत में हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या इससे हम शिक्षा ले सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि प्रत्येक रचना कुछ ना कुछ शिक्षा तो हमें अपने जीवन में देती ही है। सबसे पहले परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जानकारी प्राप्त करते हैं यशपाल जी के व्यक्तित्व के बारे में। तो प्रसिद्ध कथाकार यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई। यहाँ के राष्ट्रीय एवं देशभक्तिपूर्ण वातावरण ने आपके मन को बहुत प्रभावित किया। किसी भी कथाकार की या कथाकार शब्द ही मुझे नहीं प्रयुक्त करना चाहिए, रचनाकार की रचना पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय उस रचनाकार के विषय में प्राप्त कीजिए। जैसे कि हमने पढ़ा मुक्तिबोध की कविताएं, तीनों कविताओं को पढ़ने से पहले मुक्तिबोध के जीवन परिचय जानिए तो आपको समझ में आएगा कि यह व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, इसकी जो विचारधारा है किस तरीके की। यदि आप ये समझ जाते हैं तो परीक्षा में यदि जैसे जो ऑप्शन आते हैं ना रचनाओं वाले, अगर वो आप कोई रचना आपने पढ़ी हुई है, आपको रचनाकार याद भी नहीं आ रहा, तो भी आप अपना जो है गैस कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के कि ये रचनाकार इस तरीके का इसका व्यक्तित्व था, ये इसके जीवन में हुआ, तो शायद ये ऐसा लिख सकता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखिए जो तुक्के होते हैं ना, तुक्के यदि वो भी आपको सही करने हैं तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा। तो आगे देखते हैं। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर से प्राप्त की। अध्ययन काल में आपका संपर्क सरदार भगत सिंह तथा सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से हुआ और शिक्षा प्राप्त कर आप क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय हो गए। अंग्रेज सरकार ने राजद्रोह के अभियोग में आपको कारावास का दंड दिया, लेकिन कारावास में भी आपका अध्ययन और लेखन कार्य निरंतर चलता रहा। अब इसके माध्यम से हम क्या जानते हैं, इसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि आप अध्ययन में रुचि रखने वाले थे। लेखन मतलब प्राकृतिक रूप से होता ना कि एक आप लेखक तो थे ही, लेकिन देश के बातों पे आप केवल चिंता जाहिर करने वाले लेखक नहीं थे। आपने उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, सक्रिय आंदोलन, जैसे कि हमने देखा जन्म हुआ था 1903 में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, तो जो आंदोलन चल रहे थे उनमें कौन सा रास्ता अपनाया, गांधीवादी नहीं बल्कि किसके साथ सम्मिलित हुए, भगत सिंह और सुखदेव के साथ सम्मिलित होकर इन्होंने आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसका मतलब इनका जो साहित्य है उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। उनमें राष्ट्रीयता का भाव स्वतः ही आ जाएगा इनके साहित्य में। साथ ही साथ जो उस समय की जो परिस्थितियां हैं, अंग्रेज सरकारों के विरुद्ध जो भी है, तो वो सारी चीज़ें इनके साहित्य में हमें देखने को मिलेंगी।
आपने लखनऊ से एक लोकप्रिय मासिक पत्र विप्लव का संचालन किया। पूछा जाता है इस तरीके के प्रश्न पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए कि इन्होंने एक मासिक पत्र निकाला था विप्लव। राजनीति में आप साम्यवादी विचारधारा से अधिक प्रभावित रहे, जिसका प्रभाव आपके कथा साहित्य पर स्पष्ट प्रतीत होता है। हिंदी साहित्य जगत की सेवा करते हुए 1976 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हो गया। अब बात करते हैं कृतित्व की। तो यशपाल की कहानी संग्रह में अभिशप्त, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, भस्मावृत, चिंगारी, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी और चित्र का शीर्षक प्रमुख है। इनमें से इनका जो कहानी संग्रह फूलों का कुर्ता, भस्मावृत और चिंगारी, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पुराने पेपर यदि आप चैनल पे उपलब्ध हैं, हल कर रहे हैं, तो आप इसको जानते होंगे। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, अमिता, मनुष्य के रूप, झूठा सच आपके प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अतिरिक्त आपके निबंध और संस्मरणों के संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। झूठा सच हमारा नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और दिव्या लगा हुआ है आईएएस के सिलेबस में, यानी यूपीएससी के सिलेबस में। इसके अलावा पार्टी कामरेड, देशद्रोही, दादा कामरेड उपन्यास इनके विशेषता पूछे जाते हैं क्रम से लगाने वाले प्रश्नों में भी। अब बात करते हैं कथा शैली के विषय में। हमने इनका व्यक्तित्व तो जान लिया, इन्होंने क्या क्या अपने जीवन काल में लिखा वह भी जान लिया। अब बात करते हैं कि इनकी जो लेखन शैली है वो कैसी है। तो यशपाल जी की भाषा शैली व्यवहारिक और सरल है। अन्य भाषाओं के प्रचलित और सर्वग्राह्य शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग ने भाषा को रोचक बना दिया है। पर्दा कहानी की भाषा उर्दू मिश्रित बोलचाल की भाषा है। शैली की दृष्टि से आपकी कहानियों में कथात्मक, व्यंग्यात्मक और संलाप शैलियों का मिश्रण है। यशपाल जी मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रहे, यही कारण है कि उनके कथा साहित्य में शोषण का चित्रण हुआ है। उनकी कहानियों में निम्न मध्यम वर्ग का सशक्त चित्रण मिलता है। प्रेमचंद के उपरांत यशपाल ही सही अर्थों में जनसाधारण की पीड़ा को समझने वाले कहानीकार हैं। पात्रों के जीवन संघर्ष, विद्रोह की भावना, उत्साह के सजीव चित्र यशपाल जी की कहानियों में उभारे गए हैं। चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिकता एवं कथानक में मौलिकता उनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता रही है। यशपाल की कहानियों की भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। उसमें यत्र तत्र मुहावरों का प्रयोग होता है, ये हमने पढ़ लिया। आपने कथोपकथन व स्वाभाविकता एवं अकृत्रिमता का समावेश किया है। यशपाल जी की कहानियां वर्ग संघर्ष को चित्रित करने वाली प्रगतिवादी विचारधारा की पोषक हैं तथा वे उद्देश्यपूर्ण कही जा सकती हैं, यानी कि मोटिवेशनल कहानियां हैं, किसी न किसी उद्देश्य से लिखी गई हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए ये कहानियां लिखी गई हैं। अब प्रगतिवादी विचारधारा के ये पोषक हैं, याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन से चार कथाकार हैं, दे दिए जाते हैं ऑप्शन में, पूछा जाता है कौन से कथाकार प्रगतिवादी धारा के समर्थक हैं और कौन से नहीं। इसीलिए आपको कहानी को शुरू करने से पहले विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी है यशपाल जी के विषय में। अब कहानी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। चलिए इसको बाद में हम पढ़ेंगे, पहले हम अपनी पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। पर्दा कहानी संक्षिप्त में जानते हैं, क्योंकि कई बार समय नहीं होता, तो कम से कम इसको संक्षिप्त में अगर आपको ये जाननी है तो इसको देख लेते हैं। पर्दा हिंदी के प्रख्यात कथाकार यशपाल जी की प्रमुख कहानी है, जिसमें यह बताया गया है कि मध्य वर्गीय व्यक्ति अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रख पाने में असमर्थ होता है। जब उस पर पर्दा खुलता है तब फिर वह डर समाप्त हो जाता है, जिसके कारण आडंबर रचने को वह विवश था। कहानीकार का उद्देश्य यह बताना है कि मध्यम वर्ग अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के चक्कर में पूंजीपतियों के शोषण का शिकार होता है। यदि मध्यम वर्ग अपनी झूठी प्रतिष्ठा का मोह त्याग दे तो पूंजीवाद उसे प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। पूंजीवाद, यह इसका शिक्षा मान सकते हैं आपको इस कहानी की। हमने जब गोदान उपन्यास पढ़ा था उसमें भी देखा था कि होरी की हैसियत नहीं है, उसके बाद भी वह अपनी लड़की की शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करने के लिए कर्जा लेता है, और इसी प्रकार भिन्न भिन्न अवसरों पर लिए गए कर्जा के बोझ तले पूरा जीवन निकल जाता है। चौधरी पीर बख्श का समाज में बड़ा सम्मान था, ये कहानी की संक्षिप्त में है। एक बार उन्होंने पंजाबी खान बबर अली से 4 रुपये उधार लिए।
जिसका ब्याज दर भी 4 आना प्रति माह थी। 8 महीने में कर्ज चुकाना तय हुआ था। चौधरी पीरबख्श का परिवार बड़ा था, आमदनी कम। आवश्यकता के समय घर की कोई चीज गिरवी रखकर उधार ले लेते थे। ड्योढ़ी के किवाड़ गलकर नष्ट हो गए थे। दरवाजे पर बड़ा पड़ा पर्दा ही उनकी आबरू का रखवाला था। जैसे तैसे फाका करके चौधरी ने खान की 7 किस्तों का तो भुगतान कर दिया, पर 8वीं किस्त का भुगतान नहीं कर सके। घर की हालत दयनीय थी, बच्चे फाके कर रहे थे, माँ बीमार थी। चौधरी ने बहुत प्रयास किया पर खान का रुपया वापस नहीं कर सका। खान रुपया वसूलने डंडा लेकर दरवाजे पर पुकार रहा था, आग बबूला होकर गालियां दे रहा था, खाल खींचने की धमकी दे रहा था। चौधरी पीरबख्श विवश और लाचार था। खान कुछ सुनने को तैयार न था। क्रोध में खान ने चौधरी के दरवाजे पर पड़ा दरी का पर्दा ही झटक लिया। द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा कि घर की औरतें पर्दा हटने से ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर के वस्त्र हट गए हों। यह पर्दा ही तो उनके फटे पुराने चिथड़ों को ढककर शरीर को ढक रहा था। शरीर के वस्त्र मुश्किल से 1/3 अंगों को ढक पा रहे थे। जाहिल भीड़ ने आंखें फेर ली और निर्दय खान भी लाहौल बिला कुव्वत कहता हुआ लौट गया। चौधरी बेसुध पड़े थे। अब उनमें इतना भी साहस न था कि पर्दे को उठाकर फिर से ड्योढ़ी पर लटका दें। पर्दा जिस भावना अर्थात प्रतिष्ठा का अवलंब था वह मर चुकी थी, यानी कि उनकी प्रतिष्ठा अब समाप्त हो गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि घर की दयनीय स्थिति को छुपा रहा था वह दरवाजे पे पड़ा हुआ पर्दा। घर की औरतें बाहर जाती ही नहीं थी, बस चौधरी जी घर के बाहर जाते थे और घर के अंदर क्या हो रहा है ये पर्दे के कारण लोग नहीं देख पाते थे। लेकिन जब वो पर्दा ही हट गया तो सब कुछ लोगों के सामने आ गया और जिस प्रतिष्ठा को बचाना चाहते थे चौधरी साहब वो नहीं बचा पाए, इसीलिए बेसुध हो जाते हैं। देखते हैं इस मार्मिक कहानी में क्या होता है। पूरी कहानी को अब हम देखते हैं। चौधरी पीरबख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी, एक छोटा घर था पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी थी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाक खाने में बाबू हो गए थे। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदों और तनख्वाह में खास तरक्की ना हो सकी। 30-40 रुपए माहवार के दर्जे पर ही रहे। चौधरी साहब अपने जमाने की याद करते कहते वो भी क्या वक्त था, लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टर करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली थी। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे, उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी थीं। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बढ़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। भले ही हवेली थी उनकी, लेकिन इतना बड़ा परिवार है तो वो भी छोटी ही, उनको जगह कम ही लगती थी। हालांकि नाम तो उसका बड़ा ही था, हवेली। हवेली नाम सुनते ही एक विशाल से मकान का आभास होता है। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था, यानी कि महिलाएं भीतर रहती थी और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठकर नेचा यानी हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। उनके बाद जगह की तंगी की वजह से बैठक भी जनाने में शामिल हो गई थी और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया था। यानी पहले क्या 2 भागों में घर बटा हुआ था। एक तरह से अंदर वाला जो हिस्सा होता था उसमें दरवाजा लगा होता था, उसके बाद जो बैठक होती थी उसमें जेंट्स लोग बैठा करते थे और वो अधिकतर खुली ही रहती थी। लेकिन अब क्योंकि परिवार बढ़ रहा है, लेडीज़ की संख्या बढ़ रही है, तो इसलिए वो बैठक भी महिलाओं के कब्जे में आ गई, उसमें महिलाएं रहने लगी और पर्दा टांग दिया गया। बैठक ना रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं बढ़िया किस्म का लटकाया जाता था, क्योंकि भाई उसी से तो इज्जत बनी रहेगी कि हाँ ठीक है इन पे काफ़ी पैसे, अच्छा पर्दा लग रहा है। अंदर क्या हो रहा है ये तो लोग नहीं देखेंगे। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते थे, पर भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए, इस समस्या का हल यह हुआ कि दरोगा साहब के जमाने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी पर लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़कर दूसरी जगहें तलाश करनी पड़ी।
चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल क्लास पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों ज्यों जमाना गुजरता गया, तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जा रही थी। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्होंने वजीफा पाया यानी स्कॉलरशिप। जैसे तैसे मिडिल पास कर स्कूल में मुदर्स हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवाय और है क्या। स्कूल की फीस हर महीने और किताब कॉपियों नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का भी विवाह हो गया। यानी ये कहानी मूलतः इन्हीं पर है। ये जो 14 लड़के हैं ना पीर बख्श, जो प्राइमरी से आगे नहीं पढ़ पाए, इन्हीं का इसमें वर्णन है। ये जब बड़े हो जाते हैं, विवाह हो गया है इनका। और इसमें ये जो बात आई है कि आजकल की पढ़ाई माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा है क्या, बिल्कुल 100 आने सच है। वर्तमान में जो प्राइवेट स्कूलों ने फीस का, किताबों का एक गोरख धंधा चला रखा है ना, इसके आगे सारे ही माँ बाप लाचार से महसूस करते हैं स्वयं को। तो अब विवाह हो गया तो मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भर गई। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली थी। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी करने की चीज़ें ना आती। वे चौकी पर बैठते और कलम दवात का काम करते थे। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीन लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली में बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से निरंतर टपकते पानी की काली धार बहती रहती थी। नाली के किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छर और मक्खियों के बादल उमड़ते थे। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी जिसमें से धुआं और सज्जी मिलें उबले कपड़ों की गंध उड़ती रहती थी। दाई और न्यायग्राह बनाने वाले बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाई और वर्कशॉप पर काम करने वाले कुली रहते थे। उस पूरी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते थे। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा था। इंशाअल्लाह घर में औलाद थी तो वह भी लड़कियां। बच्चियां 4-5 वर्ष की उम्र तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते थे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि घर में क्या अंदर चल रहा है इसका तो बाहर किसी को पता ही नहीं चल सकता। लेकिन ये कोई भी मेहनत का काम करने से कतराते हैं। ये वो वाला काम करते हैं जिससे बड़े खानदान के लोग करते हैं ना, मुंशी जी बन के बैठ गए अच्छे से सफ़ेद मसंद लगाए हुए गद्दे पे और लिखा पढ़ी का काम, ठीक है। यानी कि दिखावे की प्रवृत्ति ज़्यादा है। घर में भूखे मरे जा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए ये जो हवेली वाले जितने भी बड़े लोग हैं ना, इन्होंने अपने समय में यही किया है कि कुछ काम इनके दिमाग में फिट हो गए कि ये काम छोटे हैं और ये काम बड़े हैं, तो अपने खानदान की इज्जत के हिसाब से काम का चुनाव किया जाता था, भले ही उससे घर में भूखों मरने की नौबत आ जाए। वर्तमान समय में इस सोच में परिवर्तन आया है। पुराने समय में तो ये लोग, बहुत सी खानदानों में तो किसी की नौकरी करने को भी गुलामी समझा जाता था और नौकरी भी लोग करना नहीं चाहते थे। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई थी। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल ही में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए, पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालिदा मदद के लिए आई थी। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालिदा को लिवा ले जाने के लिए नहीं आया। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी थी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझट होती ही है। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे ना हो। घर बार है तो कर्ज भी होगा ही। इसके अब तक की कहानी में देखिए यशपाल जी ने पूरा एक पृष्ठभूमि हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दी है, भूमिका बांध दी है कि किन परिस्थितियों के कारण कर्जे का बोझ बढ़ा था। अब जितना बड़ा परिवार है उतने ही उसकी आवश्यकताएं बढ़ी हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि मेहनत का काम करने में तो फिर वो काम छोटा हो जाएगा और परिवार की इज्जत जाएगी, इसलिए कर नहीं सकते।
मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है, हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ थी, कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते थे। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रख उधार ले आते थे। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते थे, ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना नहीं रहती थी। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। कारण इज्जत का यह है क्योंकि बाकी लोग तो उनसे भी ज़्यादा गरीब थे। तो वो था ना, अंधों में काना राजा, बस वही है। बाकी सब अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे थे। बाकी किसी इतने गरीब थे कि घर पे पर्दे, गेट तो दूर की बात है, पर्दे तक नहीं थे, और इनके पे तो अच्छी दरी का पर्दा लगा रहता था। घर के दरवाजे पर मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी, और उस इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सालम रहता था। कभी बच्चों की खींच-खाच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ में जनाने हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत कर देते थे। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए थे। कई बार कस जाने से पेच टूट गए थे, सुराख ढीले पड़ गए थे। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो। यानी वो किराए के मकान में रह रहे हैं, 2 रुपल्ली किराया, और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है। न हो मकान छोड़ दो। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती अगर कोई चोर आ जाए। अब इतने लोगों के बीच में चोर को आके क्या मरना है, पर फिर भी ठीक है भाई, डर तो है ही, और लेने के लिए घर में है ही नहीं कुछ, तो चोर क्या करेगा। चोर भी तो सोच समझ के ही घर में आते हैं। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ ना था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को ना मिलता, पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की, यानी इज्जत की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वो पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालात में लटकाने लायक न रह गया था। दूसरे दिन सुबह घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरवाजे पर लटका दी गई। मोहल्ले वाला ने देखा, चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी को यूं काहे खराब करोगे, बाजार से लाकर टाट का टुकड़ा लटका दो। चौधरी पीर बख्श टाट की कीमत मिल से आते जाते कई दफा पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में ना मिल सकता था। हंस कर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिरते जा रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल छोड़ देते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक बार किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ थी। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता था। कुर्ते पायजामे में जब पैबंद संभालने की ताब ना रही तो मार्किन का एक कुर्ता पजामा जरूरी हो गया था, पर लाचार थे। सोचिए, घर की इतनी दयनीय स्थिति है कि घर की औरतों के शरीर पर कपड़े तक नहीं है। 2 टाइम खाना नहीं, 1 टाइम खाना की गुजर हो पाती है उस नौकरी में। और खुद का पाजामा भी जब इतना ज़्यादा हो जाता था कि पैबंद लगाने की भी स्थिति नहीं रहती थी, तब उन्हें एक सोचते हैं कि कोई सस्ता सा पजामे का कपड़ा मंगा लूँ, और ऐसे में घर पे पर्दा क्या लगाते। तो जो दरी बची थी उसी को टाँक देते हैं, ताकि, और लोगों में ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं है, हमारी तो हवेली पे ऐसा ही पर्दा लगा रहा था। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। इससे भी ज़्यादा लाचारी और दयनीय स्थिति क्या हो सकती है। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ ना हो तो गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देख करीब रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी थी। कहीं और कोई प्रबंध ना हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खां से 4 रुपए उधार ले लिए थे। बबर अली खां का रोजगार सितवा के कच्चे घरों के मोहल्लों में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते थे। कई दफे चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किश्त ना मिलने पर अपने 2 हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचाव भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीना पर 4 रुपया कर्ज लिया था।
शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बाबर अली ने 1 रुपया माहवार की किश्त मान ली थी। 8 महीने में कर्जा अदा होना तय हुआ था। खान की किश्त ना दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की आशंका से चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी किसी तरह वे किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में ज्वार और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, ऋण की किश्त देना संभव ना रहा था। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छूकर और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की माफी चाही और अगले महीने 1 को सवा देने का वायदा कर किया, जिसे खान ने मान लिया। यानी खान बहुत सख्त आदमी है पैसे वसूलने में, और उसका यही धंधा है तो वो ये करेगा ही, क्योंकि उसके जो कर्ज लेते हैं वो गरीब लोग ही कर्ज लेते हैं, तो उनसे वो सख्ती से वसूल लेता था। लेकिन अब जब वो नहीं दे पा रहा है पीर बख्श, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 1 रुपये की जगह सवा रुपया दूंगा, लेकिन अगले महीने दूंगा, अब मैं नहीं दे पाऊंगा। सावन के बाद आता है भादों। भादों में हालात और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में ना ठहरता था। पत्ते के लिए उसे गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया था। गेहूं मुश्किल से मिलता था और रुपए का सिर्फ 1.25 सेर। बीमारी का जो ठहरा कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए ही मचल जाता। बीमारी का जो जी था, कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काला नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया था। नहा के कन्नी जाती थी। चौधरी को 4 रुपये महंगाई भत्ते के भी मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपये हिसाब में शेष निकले। पेशगी यानी ज़रूरत समय से पहले ले लेते हैं ना, तो जो 12 रुपये तनख्वाह मिलती थी उसमें लेते रहे पहले के पहले, लेकिन अंत में सिर्फ जब नौकरी के पैसे मिले, तनख्वाह मिली, तो 4 रुपये मिली। बच्चे पिछले हफ्ते में लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से 4 रुपये में से सवा रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को ना हुई। अब जो टोटली रुपये 4 महीने हैं, तो अभी तो फिर आगे पूरे महीने का खर्चा चलाना है। बच्चे भी पिछले 1 हफ्ते से परेशान है, बीवी भी बीमार है, बच्चों को भी खाना नहीं मिला। वो कैसे उस 4 रुपये में से सवा रुपये खान को देते। मिल से लौटते समय चौधरी मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा, अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ के दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे, और फिर चलने फिरने से लाचार अपनी जईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें चौधरी की आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जा रहे थे, मौला सब देखता है, खैर करेगा। यानी ईश्वर सब देखता है, हमारी हिफाजत करेगा, मदद करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी से मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद थे। रात भर सोच सोचकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार कर लिया था। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह सवा रुपया हाजिर कर देगा। माकूल वजह बता देने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसा रुपया छोड़ देने के वास्ते हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता। तनख्वाह मिले हफ्ता भर नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए थे। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे दो, 1 रोज के लिए देना, ऐसा ही जरूरत आ पड़ी। अरे मियाँ पैसे कहाँ इस जमाने में उत्तर मिलता। पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया था। हाथ में आने से पहले ही उधार चुकाने में सब उठ गया है। अब उनके आसपास भी तो देखिए सभी लोग ऐसे ही हैं, सभी गरीब है, कौन दे दे। और वो इस डर से कि खान पैसे मांगने आएगा, अपने घर पे भी नहीं ठहरते, इधर उधर भागते रहते हैं। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने पर सुना कि खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटकी दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा था। पर्दे की आड़ से बड़ी भी
के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए, रुपए लेने गए, खान गाली देकर कहता, नहीं बदजात चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देता तो उसकी खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या आराम का है यानी हराम का है क्या। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी, चौधरी। पीर बख्श के शरीर में बिजली सी तड़प गई और वह बिल्कुल निस्तत्व हो गए, हाथ पैर सुन हो गया और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होकर ही निश्चेष्ट ना रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने का वास्ता चिपता है, यानी पैसा नहीं देने के लिए छुपता है क्या। एक से एक चढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों और पीरों के नाम निकल गई। उस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त फड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छूकर अपनी मुसीबत बताकर मुआफी के लिए खुशामद करने लगा। खान की तेजी बढ़ गई। उसके स्वर से पड़ोस से मोर्ची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए थे। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों, तनख्वाह किधर में जाता, आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज्यादा कैसे बनता। तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, तो हम ऐसे नहीं जाएगा। चौधरी पीर बख्श ने बिल्कुल बेबस और लाचारी से दोनों हाथ उठाकर खुदा से खान के लिए दुआ मांगकर कसम खाई। पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, खान चाहे तो बेशक उनकी खाल उतार कर बेच दे। खान और भी भड़क गया, हम तुम्हारा दुआ का क्या करेगा, हम तुम्हारा खाल का क्या करेगा, उसका तो जूती भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल तो तुम्हारे खाल से तो ये टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटकी दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटाने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई, वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। चौधरी में उस दृश्य को देख सकने की ताब न थी, परंतु द्वार पर बड़ी भीड़ ने देखा। घर की औरतें और लड़कियां पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच भैंसे इकट्ठी खड़ी हो कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। यह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने कहा, लाओल बिला कुबूत, और असफल लौट गया। भीड़ भय से चीख कर ओट में भागती हुई औरतों पर दया करके दरवाजे के सामने से हट गई थी। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर लटका देने का सामर्थ्य उनमें न शेष था और शायद अब उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। पर्दा जिस भाव का अवलंबन था, जिस भावना का अवलंब था, वह मर चुकी थी, यानी प्रतिष्ठा, इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल चुकी थी। अब उस पर्दे को लगाने का फायदा ही क्या। जिस सच को जमाने से छुपाना चाह रहे थे वो तो जमाने के सामने आ गया। और ये तो देखिए उस समय की घटनाएं कि भीड़ दरवाजे के सामने से हट गई। अगर आज की जमाना होता ना तो जो लोग हैं ना वो और झांक झांक कर, ताक झांक करके अंदर देखते और उनकी स्थिति का मजाक उठाते। लेकिन ये उस समय की घटना है, तब शायद कुछ नैतिक मूल्य समाज में विद्यमान थे। इसी के साथ हमारी जो कहानी है पर्दा यहाँ समाप्त होती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस कहानी से कुछ सीख लेने की आवश्यकता हमें है। देखिए दयनीय स्थिति है ये, इसलिए दया का पात्र है पीर बख्श, ठीक है, लेकिन अपनी स्थितियों के लिए व्यक्ति थोड़ा सा स्वयं भी जिम्मेदार होता है। जब इतना बड़ा उसका परिवार है तो केवल एक नौकरी से या एक उससे उसका भरण पोषण संभव नहीं है। उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए था जिससे कि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, यानी किसी और नौकरी की तलाश करनी चाहिए थी जहाँ से अच्छी कमाई हो सके, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेते। दूसरी बात अपने परिवार को लेके है कि परिवार को थोड़ा छोटा रखा जा सकता था यदि पता था कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। तीसरी जो बात है पर्दा, जो कि मुख्य जो कहानी का शीर्षक है जिस पे पूरी कहानी आधारित है। देखिए हम इसका मतलब एक ये भी है कि दिखावे से बचना चाहिए।
ठीक है। जितनी हमारी हैसियत है उसी हिसाब से हमें रहना चाहिए। लोगों के सामने आप अपनी शेख ही नहीं बघारनी चाहिए। एक पिक्चर देखी होगी आपने, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर और अनिल कपूर वाली, ये तो मुझे नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें वो श्रीदेवी हमेशा अपनी जो प्रतिष्ठा को, झूठी प्रतिष्ठा का बखान करती रहती है और लोगों के सामने, और उसको फिर अंत में उसका जो है अंत काफ़ी खतरनाक सा ही होता है। अब वर्तमान की मैं यदि बात करूं तो देखिए, अभी सोशल मीडिया का समय है ये, और मेरे चैनल पे अधिकतर जो ऑडियंस है, अधिकतर जो आप लोग हैं, सबकी सीमा अधिकतर जो एज है 18 से लेके 24 वर्ष तक की आयु के जो विद्यार्थी हैं हिंदी साहित्य के, वो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, होता क्या है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, क्योंकि प्रतिष्ठित लोग, वो अपनी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कहीं घूमने। अब होता क्या है कि उससे प्रभावित होते हैं और हम सोचते हैं कि यार हमारे पास भी ये सब होना चाहिए। उसको पाने के लिए सही दिशा में प्रयास करिए। यदि आप अपने सपने देखना अच्छी बात है ना, सही दिशा में प्रयास करिए। उसके लिए गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। और जितना भी यदि हम उसमें खुश रहें, प्रसन्न रहें, तो हमें इस दिखावे की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा अगर हम सच्चाई को स्वीकार कर लें कि हमारी आय इतनी है और हमें खुश रहना है। हम उतनी ही कीमत का सामान खरीदें जिससे कि हमारा जो मासिक बजट है नहीं गड़बड़ाए। दिखावे के चक्कर में दोस्तों के पास महंगा फ़ोन है इसलिए हमें महंगा फ़ोन चाहिए, दोस्तों ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं इसलिए हमें उससे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि जीवन में आप अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पाएँ, समाज की उन्नति में भी योगदान दे पाएँ। और लेकिन ये सारे प्रयास सही दिशा में होने चाहिए ताकि आपकी भी प्रतिष्ठा हो और आप स्वयं पर गर्व कर सकें। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।